आइए। गौरव झा, प्रशांत राज, कृति सिंह, श्याम सुंदर कुमार, अनीस राज, संजय कुमार, सबको गुड इवनिंग। आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। है आवाज ठीक है? अभी बोलना शुरू किए हैं ना? है हल्ला मत कीजिए, हट, बड़ी हल्ला करते हैं आप। दीपक कुमार 160 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से होना चाहिए। 160, 160। ज्योग्राफी बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है। क्या हालचाल है? आए सरम गेहूं पानी पटा रहे हैं। आए थोड़ी गेहूं में अभी पानी देने हो गया। ओ आलोक माफिया, राजेश रंजन, जय भारत, ईशांत मल्होत्रा, फलक संस्कृति क्या है सर? ओ अच्छा, बता देते हैं फलक संस्कृति क्या है। कहाँ थे आप? आप ही के कारण अभी तक हम पढ़ाना नहीं प्रारंभ किए थे। बताइए, आप समय से आ जाया कीजिए। आइए 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 आइए, उस पर बैठिए 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 जल्दी। चलिए, क्या पढ़ा रहे थे? खत्म हो गया? खत्म हो गया? है सुनिए, है सुनिए, देखिए, हम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास का दो छोटा छोटा टॉपिक खत्म किए हैं, और दो छोटा छोटा टॉपिक खत्म किए हैं, उसमें एक टॉपिक था प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत, और एक टॉपिक था पाषाण युग। संस्थान के ऑफिस में प्राचीन भारतीय इतिहास का ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ उपलब्ध है। आप लेकर के उसका आंसर याद कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन आंसर भी हम ही करवाएंगे। आंसर दे दिए हैं, याद कीजिए ना। जिसमें डाउट होगा, जो समझाने वाला होगा, उस समय निकाल करके समझा देंगे। क्या क्या विचार है? सही है ना? लेकिन जो है, अभी डेमो भी चल रहा था और चल रहा भी है ऑनलाइन में। चलिए दीपक जी, शुक्रिया। ऐसे ही इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास में भी सब क्वेश्चन बनेगा। चलिए, आपको जो है जो दो टॉपिक पढ़ाए हैं, हम आपको बोले थे कि हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। देखिए, अभी हम आपके लिए जो है 40 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। बिहार दरोगा बैच में भी यही 40 क्वेश्चन दिखाए थे, और आपके बैच में भी यही 40 क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं, हम आपको महोदय क्लास में इतना नया बच्चा को लेते हैं, पुराना लड़का को जगह नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है, पढ़ाने दीजिए ना हो। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं, इसमें हम अपना कोई दिमाग नहीं लगाए। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन बनाए, नहीं, एकदम नहीं। बल्कि जो क्वेश्चन बैंक है, जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक से सीधा क्वेश्चन लिए और हम अपने टाइपिस्ट को भेज दिए और कहे इसको टाइपिंग कर दीजिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्यार्थी को हमें दिखाना है कि जो आपने पढ़ा है 2 चैप्टर, उस 2 चैप्टर से
इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो विद्यार्थी स्वयं से देखे और पता कर सके कि वो सही वे में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसलिए जो है हम आपके लिए 40 पूछे हुए क्वेश्चन लेकर आए हैं, और ये जो 40 पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे कल ही डाल दिए थे, आंसर के साथ डाल दिए थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग उसको देखे होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं देखे होंगे। तो जो देखे हैं अच्छी बात है, 10 मिनट में इसको निपटा देना है हम लोगों को, क्योंकि आपने जो पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए इस 40 क्वेश्चन में जो है 40 क्वेश्चन में जो है आपसे कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, क्या है, कैसे है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को, और इसमें से हम आपको बता दें सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ है। कोई क्वेश्चन यूपीएससी में, कोई बीपीएससी में, कोई यूपीपीसीएस में, कोई एमपीपीसीएस में, कोई राजस्थान पीसीएस में, कोई उत्तराखंड पीसीएस में। विशेष तौर पर जो हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत जो परीक्षा होता है उसी प्रश्न को लेकर आए हैं। वही सब क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में रिपीट करता है। तो 2, 4, 5, 10 मिनट में जो है 40 क्वेश्चन को निपटा देना है, और फिर हम लोग को आगे बढ़ जाना है। ये पूछे हुए क्वेश्चन है किसी ना किसी पीसीएस का, समझ गए। तो आप फटाफट जवाब देते जाइएगा। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित? हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? हेरोडोटस। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? देखिए, अमरकोश की रचना अमर सिंह ने किया है, यह गुप्त काल में लिखा गया है। कामसूत्र की रचना वात्सायन ने की है, यह भी गुप्त काल में लिखा गया है। मेघदूतम की रचना कालिदास ने की है, यह भी गुप्त काल में लिखा गया है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की है, यह भी गुप्त काल में ही लिखा गया है, गुप्त काल में ही लिखा गया है। मतलब आंसर क्या हो? 1, 2, 3 और 4। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभवम, याद कीजिए ना जी। कालिदास होगा ना? कालिदास। कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? कालिदास की रचना को याद कर लीजिए। कुल मिलाकर के कालिदास के 6 पुस्तक से अवगत करवाए हैं। कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोबसीयम, ये सब पुस्तक से अवगत करवाए थे। ये तमाम कालिदास की पुस्तकें हैं, इसके अलावा जो है वो कालिदास की पुस्तक नहीं है। तो मेघदूतम है, कुमार संभवम है, ऋतु संहार है, कौन नहीं है? सी। उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित के रचयिता भावभूति है। कौन है? भावभूति। भावभूति है, भावभूति है, भावभूति। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। देखिए, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ जो है भारत नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नाट्य शास्त्र। और जो ये नाट्य शास्त्र नामक साहित्य है, इस नाट्य शास्त्र नामक साहित्य की रचना भरत मुनि ने किया है। भरत मुनि ने किया है। और ये जो नाट्य शास्त्र है, इसमें नाट्य कला या नृत्य और संगीत कला, समझ गए, इसमें जो है नृत्य से संबंधित, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित भी जानकारी प्राप्त होती है।
और शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ जो है इससे हमें संगीत के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। दोनों के विषय में जानकारी हमें नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। आंसर नाट्य शास्त्र। ये आपके लिए जो है नया है, ये चीज हम आपको नहीं पढ़ाए थे, नहीं बताए थे, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। सुमेलित कीजिए। पाणिनि ने कौन सी ग्रंथ लिखी? अष्टाध्यायी। वात्सायन ने काम सूत्र, काम सूत्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र। कलहन ने राज। 3 1 4 2। 3 1 4 2। आंसर क्या हो जाएगा? ए। बन रहा है ना क्वेश्चन। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर में मूलतः 3 हिंदू राजवंश के शासकों ने शासन किया था। कितना? 3। आप सभी लोग जानते हैं कलहन द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है इसमें टोटल 8 तरंग कितने तरंग है? 8 तरंग है। और जो 8 तरंग है उसमें पहला, दूसरा और तीसरा तरंग कश्मीर के प्राचीन इतिहास के विषय में बताता है। कश्मीर के प्राचीन इतिहास के विषय में बताता है। फिर चौथा, 5वां और 6ठा तरंग जो है, ये तीनों तरंग की अगर हम बात करें तो जो ये तीनों तरंग है, ये तीनों तरंग हमें कश्मीर के भीतर शासन करने वाले कारकोट वंश और उत्पल वंश के विषय में बताता है। फिर जो 7वां और 8वां तरंग है यह कश्मीर के भीतर शासन करने वाले लोहार वंश के विषय में बताता है। कश्मीर के भीतर शासन करने वाले लोहार वंश के विषय में बताता है। तो कलहन द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। यही हमें बताता है कि कश्मीर में कौन कौन से राजवंश के शासकों ने जो है आपको शासन किया था। आंसर सी हो जाएगा। आगे, कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखी थी। किसने लिखी थी? वाकपति ने। वाकपति किसका दरबारी कवि था? यशोवर्मन का राजकवि था। क्या था? राजकवि। और यशोवर्मन जो है कहां के शासक थे? कन्नौज के शासक। कहां के शासक थे? कन्नौज के शासक थे। कलहन कृत राजतरंगिणी में कितने तरंग? 8 तरंग। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लिए कौन है? हर्षवर्धन। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? कर्पूर मंजरी के लेखक हर्ष है? नहीं, कर्पूर मंजरी के लेखक है राजशेखर। कौन है? राजशेखर। और जो राजशेखर है ये महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। और जो महेंद्रपाल थे ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के महान शासक मिहिर भोज प्रथम हुए। मिहिर भोज प्रथम का ही पुत्र था महेंद्रपाल प्रथम। और महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में ही राजशेखर रहता था। और राजशेखर ने ही कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण नामक साहित्य की रचना की थी। तो कर्पूर मंजरी की रचना हर्ष ने नहीं की है बल्कि राजशेखर ने किया है। मतलब ये क्या है? गलत। मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखी है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने। सुंदरानंद अश्वघोष ने लिखी है। आप याद कीजिए, बुद्ध चरितम की भी रचना अश्वघोष ने ही की थी। बुद्ध चरितम के साथ साथ सुंदरानंद की भी रचना अश्वघोष ने ही की है। और जो बुद्ध चरितम है उसे बोधों का रामायण भी कहा जाता है। बोधों का रामायण। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन बन रहा है ना जय? समझ में आ रहा है? पढ़े थे? कहां घर है? सीतामढ़ी। नेपाल से बॉर्डर बनाता है ना जी? सीतामढ़ी बनाता है तो पता नहीं है आपको? इसको तो पता नहीं है। पता नहीं इसलिए तो आया है। चलिए, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा? किसमें? गीता में कहा गया है। समझ, गीता में कहा गया है। देखिए, जैसे
इंसान जो है उस चीज को लेकर ज्यादा सोचता है जो उसके बस में नहीं होता है, जो उसके बस में होता है उसको लेकर के नहीं सोचता है। जैसे आपके हाथ में क्या है? कर्म करना, मेहनत करना, पढ़ना। अगर 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो कैसे 6 घंटा पढ़े, 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो कैसे 10 घंटा पढ़े। ये चीज आपके हाथ में है। आपके हाथ में रिजल्ट ले लेना नहीं है, आपके हाथ में वैकेंसी दे देना नहीं है, आपके हाथ में कटअप निर्धारित कर देना नहीं है, आपके हाथ में ये सब कुछ नहीं है। लेकिन आप याद कीजिए, लॉज पर जब आप रहते हैं, पढ़ते कितना घंटा है और वैकेंसी, कटअप और यूट्यूब कितना घंटा चलाते हैं। आप विद्यार्थी हैं, आपका काम है किताब कॉपी पढ़ना, और आप रूम पे करते क्या है? यूट्यूब पढ़ते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, यही ना करते हैं आप। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो सही स्थिति में आप नहीं है। आपको किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अगर आप पटना आए हैं पढ़ने के लिए और क्लास के अलावा रूम पे 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से मिलिए और उसको अपना प्रॉब्लम बोलिए। कहिए कि हम पटना आए हैं पढ़ने के लिए लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। वो आपको इलाज बताएगा और उसके अनुरूप काम कीजिएगा, फिर पढ़ना लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। समझ गए? विश्व का सबसे बड़ा क्या हुआ? डॉक्टर। रुचि जी थोड़ा देर के बाद बताएंगे, ठीक है। और एगो फलक संस्कृति पूछे थे, हम आपको भी बताएंगे, सब चीज बताएंगे थोड़ा थोड़ा। सुनिए, देखिए, हाँ, विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वह आपको महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। और जो महाभारत है, महाभारत को 18 पर्व में या 18 भाग में या 18 चैप्टर में बांटा गया है। 18 भाग, 18 पर्व, 18 चैप्टर में बांटा गया है। महाभारत के अंतर्गत जो है, कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध हुआ है उस युद्ध की भी चर्चा है। मूल तौर पर जो कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ था, संपत्ति को लेकर हुआ था, संपत्ति को लेकर हुआ था। और इसलिए कहा जाता है, हर घर में देखेंगे भाई भाई के बीच संपत्ति के बंटवारा को लेकर युद्ध होता है, मारपीट होता है, झगड़ा होता है, कहा सुनी होता है। इसलिए कहा जाता है कि हर घर में महाभारत होता है, हर घर में महाभारत होता है। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जब कौरव और पांडव दोनों, जब कौरव और पांडव दोनों युद्ध भूमि में एक दूसरे के आमने सामने था, तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कुछ सवाल कर रहे थे। अर्जुन दुविधा में आ गया था, युद्ध भूमि में जाकर के अर्जुन दुविधा में आ गया था कि हम तो युद्ध अपने पितामह से करने जा रहे हैं, अपने चचेरा भाई से करने जा रहे हैं, इसमें फाइनली नुकसान तो हमारे वंश को ही होगा। तो अर्जुन युद्ध करने को लेकर तैयार नहीं हो रहे थे। तो फिर युद्ध भूमि में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही चीज गीता में है, और गीता महाभारत का ही एक भाग है। गीता महाभारत का ही जो है आपको एक भाग है। और अगर ऑप्शन में गीता नहीं रहे तो इस कंडीशन में इसका उत्तर महाभारत हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में गीता रहे तो हर कंडीशन में इसका उत्तर जो है आपको गीता ही होगा। तो गीता में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उस उपदेश के क्रम में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसी का अर्थ होता है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। मतलब भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि आप क्षत्रिय हैं, आपका काम है धर्म की रक्षा करना, आपका काम है युद्ध लड़ना, परिणाम क्या होगा ये सोचना आपका काम नहीं है, ये सोचना आपका काम नहीं है। तो आप युद्ध के परिणाम के विषय में सोचकर विचलित ना हो, बल्कि आप क्षत्रिय हैं और आपका काम है कर्म करना, युद्ध करना, तो आप युद्ध कीजिए। और
फिर जो है फिर भी अर्जुन नहीं माना, तो फिर अंततः जो है भगवान कृष्ण को अपना विकराल रूप दिखाना पड़ा, और फिर अर्जुन जो है माना, और अंततः महाभारत के युद्ध हुए, और उस युद्ध में जो है आपको पांडव की जीत हुई, कौरव की जो है हार हुई, कौरव की हार हुई। समझ गए? तो ये चीज है। तो आप सर एक बात आपसे देखिए, एक तो आप अपना नाम लिखे हैं दारू माफिया, और देखिए दारू माफिया क्या पूछ रहा है। सर एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या मैं आपके हॉस्टल में रह सकता हूं? दारू माफिया को रखेंगे तो हम पकड़ेबे न करेंगे, तो हम आपको नहीं रख सकते, आप हमको माफ कीजिएगा। समझ गए? तो हम आपको नहीं रख सकते हैं, उसको रखेंगे हम पकड़ा जाएंगे। तो महाराज नाम चेंज कीजिए। क्या आप लोग, यानी आप अपने को ऐसे बनाए हुए हैं कि नाम तक सही नहीं लिख सकते हैं। बताइए कैसा युग आ गया है, बताइए। नाम सही लिखिए भाई। चलिए बात समझ में आया ये? तो आपके हाथ में क्या करना, क्या है? आए? कर्म करना है ना, हो तो काम ही नहीं कीजिएगा कि रिजल्ट के विषय में सोचिएगा। देखिए अगर आप जैसे कि मान लिया जाए कि आप तैयारी कर रहे हैं, और इस तैयारी करने के क्रम में आप रिजल्ट के विषय में सोचने लगे कि हमारा रिजल्ट होगा नहीं होगा, क्या होगा। इसमें हो सकता है कि आप पॉजिटिव में भी जा सकते हैं और आप निगेटिव में भी जा सकते हैं। मतलब पॉजिटिव वे में भी सोच सकते हैं कि हाँ पढ़ेंगे तो रिजल्ट होगा, तो इस दृष्टिकोण से सोचिएगा तब तो ठीक है। और फिर पॉजिटिव हार्मोन सब स्रावित होगा, पढ़ने लिखने में मन लगेगा। लेकिन वही निगेटिव डायरेक्शन में सोचिएगा कि इतना कंपटीशन है, इतना बच्चा है, हमारा रिजल्ट तो होबे नहीं करेगा। निगेटिव हार्मोन स्रावित होगा, निगेटिव हो जाइएगा, डिप्रेस्ड हो जाइएगा, फांसी लटका लीजिएगा। समझ गए? आत्महत्या कर लीजिएगा। तो कभी भी सोचिए ना तो पॉजिटिव सोचिए। अरे दुनिया को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। समझिए, कोई हर्ज नहीं है। हर चीज में, हर निगेटिविटी में पॉजिटिविटी को चूज कर लीजिए। समझ गए? और कोई भी चीज 100% कोई चीज हो ही नहीं सकता है। कोई भी चीज 100% निगेटिव हो ही नहीं सकता है। चाहे दुनिया का गलत से गलत काम ही क्यों ना हो, वो भी 100% निगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे कि एक बेस्यावृत्ति हमारे समाज के लिए अभिशाप है, अच्छी चीज नहीं है। लेकिन प्राचीन काल से बेस्यावृत्ति चली आ रही है, और आज बेस्यावृत्ति एक प्रकार का धंधा बन चुका है, और लाखों की संख्या में लोग इसमें रोजगाररत है। लाखों की संख्या में परिवार इस बेस्यावृत्ति से पलता है। तो आप कैसे बेस्यावृत्ति को 100% गलत कह सकते हैं? 100% आप इसको कभी गलत नहीं कह सकते हैं। अब आप स्वयं सोचिए कि मान लिया जाए कि हमारे दादा नाई थे, मान लिया जाए, ठीक है, ऐसे थे नहीं, मान लिया जाए कि हमारे परदादा नाई थे, हमारे दादा भी नाई हुए, हमारे पिताजी भी नाई हुए, हम भी नाई हुए। तो ये तो एक प्रकार से कहिए तो वंशानुगत व्यापार हो गया। तो इसी को पीढ़ी दर पीढ़ी हम खेप रहे हैं, इसी पर मेरा जीवन चल रहा है। अब मान लिया जाए कि किसी के परिवार का लोग एकदम प्राचीनतम काल से ही वेश्यावृत्ति करता हुआ आया है, समझ गए, उसका पारिवारिक बिजनेस ही है, वो छोड़ करके क्या करेगा बताइए? और उसको कहीं काम मिलेगा? देखिए सिनेमा में दिखा दिया जाता है कि बेसिया को फलना आदमी, फलना हीरो फलना काम कर दिया, ई कर दिया, वो कर दिया। लेकिन वास्तविक लाइफ में ऐसा नहीं होता है। कोई भी बेसिया को अपने घर तक में इंटर करने नहीं देता है, यही सत्य है। भले देवदास मूवी में जो है बेसिया को अपने घर में घुसा लिया हो, वो अलग बात है, समझ गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सच यही है। तो बेस्यावृत्ति भी 100% गलत नहीं है। कोई भी चीज 100% गलत हो ही नहीं सकता है हमारे सोच के अनुसार। अब आप क्या सोचते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको गीता। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? लाइफ ऑफ वेन सॉन्ग हुइली ने लिखी है, सही है। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलेमी ने लिखी है, गलत है। द नेचुरल हिस्ट्री पिलिनी ने लिखी है। किसने लिखी है? पिलिनी।
टॉलमी ने जो है द जियोग्राफी लिखी है। फिर हिस्टोरियल फिलिपिकल पाइम्पेइस ट्रोगस लिखा है, सही है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस लिखा है, सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। फटाफट जवाब देते जाइए। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा 1515 ईस्वी से 1515 ईस्वी से 1520 ना, ए नंबर होगा ना। किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता? ताम्रपाषाण युग। किसको? ताम्रपाषाण। भीमबेटका कहां स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन। मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, वहीं पर है। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ता को दफनाए? बुर्जहोम होगा, एकदम बताए हुए बुर्जहोम। भारत में मानव का कहां मिला? नर्मदा घाटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय? संस्कृति। आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों में से मध्यकाल में पशुपालन के प्रमाण? कहां से? बागौर कहां है? राजस्थान में है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, कहां से? दमदमा कहां है? उत्तर प्रदेश। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुआ? सराय नहर और महदहा दोनों से। लेकिन एक ऑप्शन चूज करना हो तो महदहा को चूज करना होगा। क्या? महदहा। ऐसे मिला है दोनों स्थान से, लेकिन एक ऑप्शन चूज करना हो तो क्या? महदहा। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी कौन है? पाणिनि ना, पाणिनि। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। थॉमसन। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल होगा। अच्छा, एक आध को क्वेश्चन बताइए यहां पर। क्या कहते हैं, आग की खोज कौन काल में? पूरा पाषाण काल। आगे बताइएगा कि जो है पशुपालन मध्य पाषाण काल। कृषि नव पहिए का आविष्कार नव पाषाण। आंसर डी होगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जौ क्या है? जौ है। और यहां पर बताइएगा मानव ने सर्वप्रथम पालतू किसे बनाया? पालतू कुत्ता को बनाया। मेरे नोट में नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है दीपक जी? क्या नहीं मिल रहा है? चलिए, हाँ क्या बोल रहे थे? बताइए इसका उत्तर। मेहरगढ़ होगा। क्या होगा? क्वेश्चन एक ही है ना हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। ये बात बताई भी थे ना क्लास। आंसर इसका लोहड़ा देव होगा ना? हाँ होगा। कहां है ये? हो उत्तर। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले। देखिए ये बात नहीं बताए हैं, लेकिन एगो बात बताइए। जब हम आपको लेक्चर दे रहे थे, ठीक है, लेक्चर दे रहे थे तो हम आपको ये बात बताए थे, नव पाषाण काल में मानव ने
कृषि करना प्रारंभ किया? मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया। और जब मानव कृषि करना प्रारंभ किया तो आज जैसे कृषि तो 4 से 5 माह में हो जाता है, यानी आज अगर बीज बोते हैं तो दाना निकालने तक 5 से 6 माह में सब चीज निपट जाता है। लेकिन क्या उस समय ऐसा होता होगा? नहीं, नहीं होता होगा, और ऐसा होता भी नहीं था। उस समय एक फसल के उत्पादन में 2 साल 3 साल तक लग जाता था। अब एक फसल के उत्पादन में 2 बरस 3 बरस तक लग रहा है, तो अब मानव एक स्थान पर 2 बरस 3 बरस 4 बरस तक रहेगा तब तो वो फसल का उत्पादन कर पाएगा। तो कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में लोग सबसे पहले कृषि करना जो है आपको प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले मानव अस्थायी तौर पर रहना भी वहीं पर प्रारंभ किया होगा। तो मानव के जीवन में अस्थायित्व आया, इसका भी प्रमाण सबसे पहले मेहरगढ़ में ही देखने को मिलता है। मतलब कॉमन सेंस लगा करके इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ सकते थे। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस तो आपके भीतर होना ही चाहिए। अगर कॉमन सेंस आपके भीतर नहीं है तो जनरल कंपटीशन का तैयारी मेरे ख्याल से आप करना छोड़ दीजिए। गाय भैंस बकरी खरीदिए, चराइए, दूध निकालिए, दूध खाइए और बेचिए, मजा में जिंदगी जिए। मेहरगढ़। किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली एक जो है आपको पाषाणकालीन स्थल है, और यह पाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो नवदा टोली नामक पाषाणकालीन स्थल है, इसका उत्खनन जो है एच.डी. संकालिया ने किया था। किसने किया था? एच.डी. संकालिया। एच.डी. संकालिया ने किया था। एच.डी. संकालिया। आगे राग का टीला किस नवपाषाण स्थल से? कहां से? संगन कल्लू से। समझ गए। और इसके बाद एक बात, संगन कल्लू कहां है? कहां पर है? कर्नाटक में है। और शंख के ढेर का प्रमाण कहां से? पिकली। चावल सोना ब्रह्मगिरी। सोना ब्रह्मगिरी भी कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक। यहां से सोना मिला है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के सेल चित्र के लिए। किसके लिए? गुफाओं के सेल चित्र। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। कहां? भीमबेटका। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण। बुर्जहोम। आप सभी लोग जानते हैं कि जो बुर्जहोम है, सर ऑब्जेक्टिव नोट कैसे लेंगे सर? पटना जाना पड़ेगा क्या सर, या ऑनलाइन मिल जाएगा? मिल जाएगा, अपलोड करवा देंगे एप्लीकेशन पर। अपलोड करवा देंगे। एनसीईआरटी का किस क्लास से पढ़ सकते हैं? देखिए, अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़िए 6ठा क्लास से लेकर 12वां तक का। अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए 9वां से लेकर 12वां तक, 9 से लेकर के 12, 9 से लेकर 12 अगर दरोगा की तैयारी करते हैं। और अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो 6 से लेकर 12। और ओल्ड या न्यू कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ओल्ड ही होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है कि न्यू ही होना चाहिए। अगर ओल्ड एनसीईआरटी आपको मिल जाता है तो और ज्यादा बेटर है, नहीं मिलता है तो टेंशन नहीं लेना है, न्यू वाला ही पढ़ना है। चलिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो बुर्जहोम है, बुर्जहोम जो है आपको जम्मू कश्मीर में है। और बुर्जहोम से मृदभांड के प्रमाण, मिट्टी के बर्तन के प्रमाण, मृदभांड से गर्तावास के प्रमाण। क्या वहां पर पाषाण काल में कोई मंदिर मूर्ति मिला है? नहीं मिला। अगर मिलता तो हम आपको बताते ना हो कि बुर्जहोम से जो है फलना मंदिर फलना मूर्ति मिला है। तो नहीं मिला है, इसलिए तो हम आपको नहीं बताए हैं। तो मतलब बुर्जहोम सेलकृत देव मंदिर यानी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ना? गलत है, मंदिर के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि मृदभांड और गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए? तो बुर्जहोम जो है
मृदभांड और गढ़तावास के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रकेतुगढ़, देखिए जो चंद्रकेतुगढ़ है यह वेस्ट बंगाल में है। चंद्रकेतुगढ़ है यह वेस्ट बंगाल में है। और वेस्ट बंगाल का जो चंद्रकेतुगढ़ है यह टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। यह सही है। अब कहिएगा टेराकोटा कला क्या होता है? मिट्टी, पक्की मिट्टी को ही टेराकोटा कहा जाता है। पक्की मिट्टी को ही टेराकोटा कहा जाता है। और पक्की मिट्टी के प्रयोग से जो है, एक तो पहले मिट्टी कच्ची ही होती है, उसको पका दिया जाता है। उसको पका मिट्टी को, देखिए सबसे पहले मिट्टी को जो है पानी में गूथा जाता है, ठीक है। जैसे आटा जो है, आटा गूंथते हैं और फिर रोटी बना करके खाते हैं, समझ गए। वैसे ही जो है सबसे पहले मिट्टी को जो है पानी में गूथा जाता है और फिर उससे जो है अलग अलग प्रकार का बर्तन बनाया जाता है, अलग अलग आकृति का बर्तन बनाया जाता है। जैसे पहले के जो बर्तन होते थे वो जो है मिट्टी का ही होता था। आज भी अगर आप गांव घर में चले जाइएगा तो आज भी जो है आपको मिलेगा जिस पर महिला सब रोटी बनाती है, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खपड़ी। हम लोग की तरफ खपड़ी कहा जाता है। हाँ, खपड़ी कहा जाता है। अब आप लोग की तरफ क्या कहा जाता है पता नहीं, समझिए। जिसमें औरत चूल्हा पे रोटी बनाती है उसको खपड़ी कहा जाता है। मिट्टी का ही होता है वो, समझ, मिट्टी का होता है। तो है, समझिए ना। सुनिए, आप लोग की तरफ क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खपड़ा। अच्छा ठीक है, कुछ कहा जाता है उससे मतलब ना है, ठीक है। कुछ भी कहा जाता है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो टेराकोटा कला क्या होता है? यानी मिट्टी को पानी में गूंथ करके उससे अलग अलग प्रकार का जो है बर्तन, अलग अलग प्रकार का चीज जो बनाया जाता है उसी को टेराकोटा कला कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल का जो चंद्रकेतुगढ़ है यह टेराकोटा कला के लिए ही प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्धि इसी वजह से हुई है, सही है ये। गणेश्वर राजस्थान में है। गणेश्वर राजस्थान में है। आप याद कीजिए कि जो है राजस्थान में हम आपको बताए हैं एक बनास या आहार संस्कृति का उदय हुआ था। और बनास को ताम्बवती भी कहते हैं। और बनास को ताम्बवती इसलिए कहते हैं क्योंकि बनास से व्यापक स्तर पर तांबा का उत्खनन किया गया है। और बनास ही नहीं, पूरा का पूरा जो राजस्थान है वहां से व्यापक स्तर पर जो है तांबा का उत्खनन हुआ है। और तांबा के उत्खनन होने के कारण, तांबा की उपलब्धता के कारण जो है राजस्थान में तांबा धातु के कई सारे औजार बनाए गए थे। राजस्थान में तांबा धातु के कई सारे औजार बनाए गए थे। तो जो गणेश्वर है राजस्थान का, यह ताम्र कलाकृतियों के लिए ही प्रसिद्ध है। ताम्र कलाकृति मतलब तांबा के बने औजार, तांबा के बने औजार। तो तांबा के बने औजार के लिए राजस्थान का गणेश्वर जो है आपको प्रसिद्ध है। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा कौन कौन सा सही सुमेलित है? 2 और 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के लेखहिया से जो है सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। यहां से एक साथ, जैसे उत्तर प्रदेश के दमदमा से एक साथ 3 मानव कंकाल का प्रमाण मिला है, उसी प्रकार से जो है विंध्य क्षेत्र के लेखहिया से एक साथ 27 मानव कंकाल का प्रमाण मिला है। एक साथ जो है 27 मानव कंकाल का प्रमाण मिला है। 27 मानव कंकाल का प्रमाण एक साथ लेखहिया से मिला है। भारतीय पुरातत्व का जनक एलेक्जेंडर कनिंघम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है? मध्य प्रदेश के भोपाल। और इसे जो है क्या कहा जाता है आज के डेट में? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। और यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अनीस राज वो सब जो है, रंगपुर जो है ना हड़प्पाई स्थल है। आप लोग तो पता नहीं कौन दुनिया में रहते हैं। अभी हम पाषाण युग का क्वेश्चन बता रहे हैं तो फलना चिलना ढेकना कर रहे हैं।
समझिएगा। उत्कर्ष सोलंकी जी, आप लगभग 3-4-5 महीना से पढ़ रहे हैं, आप डेली टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, अब आप कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, ये जो 40 क्वेश्चन था, हम आपको शुरू में भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं, इसमें मेरा कोई दिमाग नहीं है। इसमें अलग अलग बोर्ड जो है अपना प्रश्न पूछा है, वही क्वेश्चन लेकर के हम आए थे। तो आप जो पढ़े हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, और आप इतना भ्रम में मत रहिएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है। तो जो है आपको जो और भी क्वेश्चन है, उस और भी क्वेश्चन को जो है देखना है। और इसके लिए जो है संस्थान का प्राचीन भारतीय इतिहास का जो ऑब्जेक्टिव नोट है, उस ऑब्जेक्टिव नोट को ले लीजिए, उसमें आंसर दिया हुआ है, उसमें आप अपना याद करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, फ्री में? कौन चीज का फ्री में? वो प्राचीन भारतीय इतिहास का ऑब्जेक्टिव नोट फ्री में हम आपको देंगे। फोटो स्टेट वाला मेरा ससुर है, दहेज में जो है वो हमको नोट देता है फोटो कॉपी करके, समझ गए? तो इसलिए हम आपको फ्री में बंटवा देंगे, समझ गए? अजीब सब बात करते हैं। चलिए प्रीतम जी 2-4-5 गो नहीं बताए हैं, 90% तो बताइए दिए हैं, समझ गए? चलिए अब आइए पढ़िए। ये 2 चैप्टर के बाद जो है, जो अगला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। तब आज हम लोग अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, और जो नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वह है हड़प्पा सभ्यता। लेकिन एक बार नोट दिखाइए जिसके नोट में पूरा है। चलिए सुनिए, अब है सुनिए, एगो चीज बताते हैं, विविधे में इसको लिखना है, ठीक है? विविध में इसको लिखना है, ठीक है? बताते हैं, सुनिए। अच्छा, आलोक माफिया जी, कुणाल प्रताप जी, थोड़ा सा पैटर्न हम बता देंगे, ठीक है? अभी ये बता देंगे, थोड़ा पहले पढ़ाने दीजिए, समझे? शांत रहिए, है शांत रहिए ना, है शांत रहिए, समझिए। आपको एक पूरा पाषाण काल आप पढ़े हैं, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल देखिए, जो पूरा पाषाण काल है, इसका अवधि है इस पृथ्वी पर जब मानव की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति से 10,000 ईस्वी पूर्व, 10,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अब इस पूरा पाषाण काल को 3 भाग में हम लोग बांटकर पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल को जो 3 भाग में हम लोग बांटकर पढ़ते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल देखिए, अब इसमें जो निम्न पूरा पाषाण काल है, मानव उत्पत्ति से लेकर 1 लाख ईस्वी पूर्व,
1,00,000 ईस्वी पूर्व, मानव उत्पत्ति से लेकर 1,00,000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। और 1,00,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं। और 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह याद रखना आवश्यक नहीं है आपके लिए, लेकिन यह कहना भी उचित नहीं है कि याद रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक लड़का जो है हमको एक क्वेश्चन भेजा था, खैर हम भी उसका उत्तर नहीं दे पाए थे। हम क्वेश्चन देखे लेकिन तभी कुछ कर रहे थे, हम उसका उत्तर नहीं दे पाए थे। वो रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन था। वो लड़का डिनोट किया था कि सर रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर डी नंबर होता। हमको ध्यान में है लेकिन उसको हम जवाब नहीं दे पाए थे। तो उसमें जो है इसी संदर्भ में क्वेश्चन था, मतलब दे दिया गया था कब से कब के कालखंड को पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण या नव पाषाण, क्वेश्चन ये था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद आ गया, कब से कब के कालखंड को नव पाषाण काल कहा जाता है, क्वेश्चन ये था। उसका आंसर डी नंबर होता, और बोर्ड भी डी ही दिया था। तो इसी वजह से यह कहना उचित नहीं होगा कि इसको याद नहीं रखना है। आपको याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि रेलवे इस प्रकार का, देखिए उटपटांग क्वेश्चन, मतलब झंडा में क्या गो कलर है, इसके बाद जो है झंडा में जो चक्र है उसमें क्या गो आरे हैं, स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, ये सब उटपटांग क्वेश्चन है, ये सब रेलवे पूछता है। तो अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न रेलवे पूछ चुका है। तो आगे भी प्रश्न पूछने की संभावना पूरी की पूरी है, 1 भी प्रतिशत कम नहीं है। ठीक है, एक बात हम आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किए थे कि पाषाण युग के विषय में जानकारी हमें पाषाण यानी पत्थर से बने औजार से मिलती है या उपकरण से मिलती है। तो पूरा पाषाण युग के विषय में भी जानकारी हमें पत्थर के बने औजार से मिलती है। और जो पत्थर के बने औजार हैं, अलग अलग कालखंड में पत्थर के बने औजार की आकृति अलग अलग हुआ करती थी और उसे अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे आप चित्र जब देखेंगे ना, तो कोई पत्थर का औजार जो है आपको ब्लेड के आकार का मिलेगा, कोई जो है लकड़ी के आकार का मिलेगा, मतलब अलग अलग आकार के जो है पत्थर के औजार इस कालखंड में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है, अगर हम निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के उपकरण है उसकी आकृति सल्क गंडास जैसी देखने को मिलती है। सल्क और गंडास एक प्रकार का औजार है, एक प्रकार का उपकरण है। तो सल्क और गंडास जैसी पत्थर की आकृति वाला औजार की प्रधानता निम्न पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जिस वजह से निम्न पूरा पाषाण काल को जो है सल्क गंडास संस्कृति कहते हैं। फिर आपको मध्य पूरा पाषाण काल के जो पत्थर के उपकरण थे, जो पत्थर के औजार थे, वह ब्लेड के आकार का था। ब्लेड देखे हैं ना, ब्लेड, अरे जिससे नाखून सब काटते हैं, दाढ़ी सब काटते हैं, उसी को ब्लेड कहा जाता है। तो ब्लेड के आकार का, और ब्लेड को ही हिंदी में फलक कहा जाता है। जो ब्लेड होता है ना, ब्लेड को ही हिंदी में फलक कहा जाता। फलक क्या कहा जाता? फलक। तो जो मध्य पूरा पाषाण काल था, उसको कहा है क्या फेंके हैं? पेन फेंके हैं। हे भगवान, देखिए कॉपी कलम नहीं फेंकिए,
कॉपी कलम किताब फेंकिए नहीं, फेंक करके किसी को मत दीजिए, फेंक करके किसी को मत दीजिए, इस बात को आप ध्यान में रखिए। देखिए कॉपी कलम किताब ही ऐसा चीज है जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और यहां से ज्ञान लेकर के आप परीक्षा में पास करके उस पैसा पर पूरा जीवन भर ऐश कीजिएगा, और उसको फेंकते हैं मतलब उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। और जब आप उसका सम्मान नहीं कीजिएगा तो क्या वो आपका सम्मान करेगा? कभी नहीं हो सकता, किसी सिचुएशन में नहीं हो सकता है। अगर आप उसका सम्मान नहीं करें तो आपका वो सम्मान करे। जैसे आप देखते होंगे, आप जिसका सम्मान करते होंगे वो आपका भी सम्मान करता होगा, और आप जिसका सम्मान नहीं करते होंगे वो आपका सम्मान नहीं करता होगा। सम्मान दीजिएगा, सम्मान पाइएगा, सम्मान नहीं दीजिएगा, सम्मान नहीं पाइएगा। कॉपी कलम किताब एकदम नहीं फेंक करके देना है किसी को। पेन खत्म हो गया तो उसको क्लासरूम में नीचे में गिरा देते हैं, ये एकदम गलत आदत है, बहुत गलत आदत है ये, समझ गए? इस सब आदत में सुधार कीजिए। और कहीं पर भी कॉपी कलम देखिए गिरा हुआ, समझ गए, तो उसको उठाइए, उसको एक बढ़िया जगह जाकर के रखिए जहां पर पैर नहीं लगे, समझ गए? अरे थोड़ा सा इंसानियत मानवता अपने अंदर लाइए महाराज, क्या फालतू काम करते हैं, कॉपी किताब कलम फेंकते रहते हैं। चलिए सुनिए, अब सुनिए, हल्ला नहीं। और आप लोग जो है कल हल्ला किए हैं, ठीक है, कल जो है बिट्टू सर के क्लास में, बिट्टू सर क्लास आए पढ़ाने के लिए, कोई लड़की आ रही थी, आप लोग बहुत हल्ला किए हैं, ऐसा हमको जानकारी मिला है। क्या ये बात सत्य है? और इसलिए कल का क्लास नहीं हुआ? हाँ, तो करते रहिए, हमको क्या दिक्कत है, उससे आपका सिलेबस पीछे होगा, हमको कोई दिक्कत ना है, यही सब धंधा करते रहिए। और मेरे भी क्लास में अनुशासनहीनता आप लोग दिखा रहे हैं, जिस रोज मूड खराब हुआ ना उस रोज क्या होगा वो हमको भी नहीं पता है, समझ गए? तो अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगा, जहां अनुशासनहीनता होता है जाकर के वहां कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो ही हाँ हूं, फालतू काम एकदम नहीं बर्दाश्त होगा। आगे आइए बोर्ड पे, देखिए ब्लेड को आप देखे हैं, ब्लेड को ही फलक कहा जाता है हिंदी में। ब्लेड की आकृति अर्थात फलक की आकृति वाले औजार मध्यपुरा पाषाण काल में व्यापक स्तर पर मिले हैं, जिस वजह से इसको फलक संस्कृति कहते हैं। मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक संस्कृति, फलक संस्कृति। इसके बाद उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल में जो है पाषाण के साथ साथ, पाषाण पाषाण यानी पत्थर के साथ साथ अस्थि, अस्थि समझ गया, अस्थि, अस्थि यानी हड्डी। उच्चपुरा पाषाण काल में अस्थि के यानी हड्डी के उपकरण व्यापक स्तर पर मिले हैं। हड्डी के उपकरण जो है व्यापक स्तर पर मिले हैं उच्चपुरा पाषाण काल में। उच्चपुरा पाषाण काल में जिस वजह से इसे उच्चपुरा पाषाण काल को अस्थि संस्कृति भी कहा जाता, अस्थि संस्कृति भी कहा जाता है। तो जो उच्चपुरा पाषाण काल है इसे अस्थि और खुरचनी संस्कृति, खुरचनी संस्कृति, अस्थि और खुरचनी संस्कृति कहा जाता है। देखिए खुरचनी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका शरीर नोचता है ना, आप ऐसे ऐसे करते हैं ना, समझ गए, ऐसे ऐसे करते हैं ना, यही तो खुरचना हुआ, समझ गए? तो आपको जो है जैसे जो नहाते नहीं होंगे उनको होता होगा, समझे, इचिंग होता है, समझे? तो खुरचनी का मतलब होता है, यानी जो है इसको ऐसे समझिए, खुरपी समझते हैं, खुरपी, खुरपी, खुरपी समझते हैं? देखिए खुरपी होता है जिससे घास उखाड़ा जाता, घास छिला जाता, घास छिला जाता, उसी को खुरपी कहा जाता है। तो खुरपी से जो घास आप छीलते हैं जमीन से, जमीन को खुरचते हैं, उससे घास निकलता है, और फिर घास को जो है वहां पे मारते हैं तो उसका गंदगी गिर जाता है, मिट्टी गिर जाता है और घास अलग हो जाता है। तो पहले तो ट्रैक्टर नहीं था कि ट्रैक्टर से जो है खेत जोत दे और उसमें अनाज बो दे, पहले तो ऐसी बात नहीं थी। तो जो उपकरण होते थे ना, हड्डी के उपकरण, पाषाण के उपकरण, उससे जमीन को खोदा जाता था, उससे जमीन को जो है खोदा जाता था। तो जमीन को जिस उपकरण से खोदा जाता था उसी को खुरचनी कहा जाता था। जमीन को
पाषाण काल में जिस यंत्र से खोदा जाता था उसी को खुरचनी कहा जाता था। तो खुरचनी जैसे औजार की भी पर्याप्त मात्रा में उपकरण इस कालखंड में मिले हैं, जिस वजह से इसको खुरचनी संस्कृति भी कहा जाता है। तो यहां पर परीक्षा के दृष्टिकोण से जो 3 बात याद रखनी है वो 3 बात यह है कि निम्न पुरा पाषाण काल को सल्क गंडा संस्कृति कहते हैं, मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं और उच्च पुरा पाषाण काल को अस्थि खुरचनी संस्कृति कहते हैं। अस्थि खुरचनी संस्कृति कहते हैं। कंपटीशन के लिहाज से जो है यही 3 बात आपको याद रखना है। तो अब जो है विविध में आप लिख रहे थे ना, तो विविध में जो है ये तीनों पॉइंट एक एक करके लिखिए। तो भले महाराज रखिए, नहीं तो बदसूरत दिखिएगा। एक तो बेचारा का बाल न है, दूसरा बाल पक रहा है, समझे। मुर्गा खूब खाता होगा, ये पक्का। मुर्गा जो ज्यादा खाता उसी का बाल पकता है। पटना में विशेष तौर पर विद्यार्थी के संदर्भ में बोल रहे हैं, लिखिए। ऐसे तो बाल पकने के बहुत सारे कारण हैं। पहला पॉइंट, निम्न पुरा पाषाण काल को निम्न पुरा पाषाण काल को सल्क गंडा संस्कृति, निम्न पुरा पाषाण काल को निम्न पुरा पाषाण काल को सल्क गंडा संस्कृति कहते हैं। सल्क गंडा संस्कृति कहते हैं। सल्क गंडा संस्कृति कहते हैं। आगे लिखिएगा, मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। आगे लिखिएगा, मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। फिर आगे लिखिएगा, उच्च पुरा पाषाण काल को अस्थि खुरचनी संस्कृति कहते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल को अस्थि खुरचनी संस्कृति कहते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल को अस्थि खुरचनी संस्कृति कहते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल को अस्थि खुरचनी संस्कृति कहते हैं। लिख लिए, याद रखिएगा, ठीक है। अस्थि और खुरचनी, ठीक है। अस्थि कोमा खुरचनी और खुरचनी, जो भी लिखना है लिखिए। अस्थि खुरचनी संस्कृति कहते हैं। इतना बात क्लियर है ना। चलिए अब जो है देखिए, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए और कोई भी चैप्टर जब आप समाप्त करते हैं ना तो थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा 2 कारणों से बोल रहे हैं। पहला कारण यह है कि अगर आप पढ़ने वाले छात्र होंगे तो हमारे पढ़ाने के अलावा और भी आप कोई बुक पढ़िएगा, और जब आप और भी कोई बुक पढ़िएगा तो इस चैप्टर से संबंधित कुछ नया चीज मान लिया जाए उस बुक में मिला तो आप उसको वहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है, संस्थान के भीतर एक डेली टेस्ट सीरीज चलता है और ये अब आप लोगों को भी करवाने जा रहे हैं। कुछ बात स्पष्ट करने जा रहे हैं, क्लियर करने जा रहे हैं, इस बात को आप समझिएगा। देखिए, संस्थान के भीतर जो है एक आपको डेली टेस्ट सीरीज चलता है। संस्थान के भीतर जो डेली टेस्ट सीरीज चलता है, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, सप्ताह में 5 दिन, महीना में 20 दिन। इसका 2 टाइमिंग है। एक है दोपहर में 12 से 2:30 और एक दूसरा है शाम में 7 से 9:30। शाम में 7 से 9:30।
मंडे और वेडनेसडे यानी सोमवार और बुधवार आर्ट पेपर का टेस्ट होता है। 50 क्वेश्चन रहता है। 50 शानदार क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से रहता है। ज्योग्राफी से रहता है। 12 बजे क्वेश्चन मिलता है, 12:30 बजे से 2:30 बजे तक डिस्कशन होता है। 7 बजे क्वेश्चन मिलता है, 7:30 से 9:30 बजे तक डिस्कशन होता है। 50 क्वेश्चन का डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन के क्रम में कम से कम एक दिन में 300 से 400 फैक्ट से आपको अवगत करवाया जाता है और कंसेप्ट से भी आपको अवगत करवाया जाता है। ट्यूसडे और थर्सडे साइंस पेपर का टेस्ट होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी का टेस्ट होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जानते हैं, एक बार शुरू में जो है एक बार कोई कार्ड उड बनवाए थे, उसमें जो है हम लिख दिए थे साइंस बाय बिट्टू झा। बिट्टू सर बमक गए और बोले साइंस सिर्फ नहीं लिखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखना। और लगभग 5000 बनवाए थे। इंक्वायरी पेपर था। इंक्वायरी पेपर में जो है शुरुआती दौर का बात हम बता रहे हैं, उस टाइम में हम ही बनवाए थे, हम ही ऑर्डर दिए थे, हम स्वयं से ऑर्डर दिए थे। तो 5000 को जो है जलाना पड़ा, तो इसलिए यहां पर बोल दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें भी 50 क्वेश्चन होता है और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जो नए अनुसंधान होते हैं साइंस के क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उससे संबंधित क्वेश्चन। यहां पर भी 50 क्वेश्चन होता है। बिट्टू झा सर डिस्कशन करवाते हैं। फ्राइडे को इकोनॉमिक्स और करंट का टेस्ट होता है। इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चन, करंट के 25 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स बिट्टू झा सर डिस्कशन करवाते हैं और करंट जो है हम करवाते हैं। इस प्रकार से पूरे सप्ताह में टेस्ट चलता है। संस्थान के भीतर यह पाया गया कि बहुत सारे छात्र संस्थान का ये डेली टेस्ट देकर परीक्षा पास किया है और अपने जीएस को बेहतर बनाया है। इसी के मद्देनजर संस्थान अपने सभी टारगेट बैच में छात्रों को होमवर्क के माध्यम से ये डेली टेस्ट सीरीज करवाता है। तो अब हम सोच रहे हैं कि फाउंडेशन बैच के छात्रों को भी ये चीज करवाएं। फाउंडेशन बैच के छात्रों को भी ये चीज करवाएं और फाउंडेशन बैच का छात्र जो है ज्यादा इधर उधर करता है, उस पर थोड़ा सा पढ़ने का जो है बर्डन डाले ताकि वो पढ़े, उस पर प्रेशर पढ़ने का डाले। तो अब जो है ये चीज हर फाउंडेशन बैच में लागू करने जा रहे हैं। तो आपके बैच में भी ये चीज लागू करने जा रहे हैं। तो दूसरा कारण जगह छोड़ने का ये है कि जब आप डेली टेस्ट सीरीज दीजिएगा उसमें मान लिया जाए कि कोई पाषाण युग से संबंधित क्वेश्चन है, कोई फैक्ट है, वो हम टेस्ट में दिए लेकिन हम आपको पढ़ाए नहीं हैं। तो उस चीज को जो जगह आपने छोड़ा है वहां पर नोट डाउन कर लेना है। तो दूसरा कारण ये था। अब यहां पर कुछ और थोड़ा हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। संस्थान के द्वारा छठ के छुट्टी से पहले टेलीग्राम चैनल पर डेली टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन डाला जाता था, लेकिन छठ के छुट्टी के बाद से अभी तक बंद था। लेकिन इस सोमवार से फिर से डाला जाना प्रारंभ हो चुका है। आपको सोमवार को जो टेस्ट होगा उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन मंगलवार को डालेंगे। मंगलवार को जो टेस्ट होगा उसका बुधवार को डालेंगे। बुधवार को जो टेस्ट होगा उसका बृहस्पतिवार को डालेंगे। बृहस्पतिवार का जो टेस्ट होगा उसको शुक्रवार को डालेंगे। शुक्रवार का जो टेस्ट होगा शनिवार को डालेंगे। ये है। इस वीक से सोमवार को जो टेस्ट हुआ था उसका टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन डाल दिए हैं। मंगलवार को जो हुआ है उसका भी डाल दिए हैं। बुधवार का नहीं डाले हैं। बुधवार का आज रात में डालेंगे और आज का कल डालेंगे। आपको इसको करना है, डेली बेसिस पर करना है। और एक 50 क्वेश्चन के टेस्ट का डिस्कशन में लगभग 300 से 400 फैक्ट रहता है। डेली बेसिस पर इसको आपको याद करना है। मेरा क्लास आपके बैच में टीटीएस में होता है, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को होता है। प्रत्येक शनिवार को पूरे सप्ताह के टेस्ट का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हम आपसे पूछेंगे।
आपको डेली बेसिस पर इसको करना है, लेकिन हम आपसे प्रत्येक शनिवार को पूछेंगे, प्रत्येक शनिवार को हम आपसे पूछेंगे। और आप इसको आज से करना प्रारंभ कर दीजिए, समझ गए? आज से, अभी तक आपको नहीं मालूम था, अब आज से करना आप प्रारंभ कर दीजिए। आपको समझ में आता है, ठीक है, नहीं समझ में आता है तब पर भी ठीक है, याद कर जाना है। और जब समझने का वक्त आएगा तो वहां पर चीजों को समझ भी लेना है, समझ गए? तो इस चीज को आप करना शुरू कर दीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट भी है और ये मेरा आदेश भी है, दोनों चीज है, इसको आपको करना है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, और ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों के लिए है। और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कहां मिलेगा? संस्थान का टेलीग्राम चैनल है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना नाम से, 68,000 के आसपास मेंबर होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वही 67-68,000 होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब आगे आइए। अब आज के सेशन में हम लोगों को जो नया चैप्टर शुरू करना है, वह नया चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, अब आप हेडिंग मार लीजिए हड़प्पा सभ्यता। हेडिंग मारिए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, सुनिए, जो हड़प्पा सभ्यता है यह विश्व की तीसरी और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी, यह विश्व की तीसरी, क्रम में तीसरी, क्रम संख्या में तीसरी, क्रम संख्या में वह यह विश्व की तीसरी और क्षेत्रफल के आधार पर जो है यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता रही है। भारत में जिस सभ्यता के अंतर्गत मानव सबसे पहले रहना एक स्थान पर प्रारंभ किया, वह हड़प्पा सभ्यता है, अर्थात भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। वैश्विक स्तर पर तीसरी और भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। वहीं अगर हम विश्व की पहली और दूसरी सभ्यता को देखें तो जो विश्व की पहली सभ्यता है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और जो विश्व की दूसरी सभ्यता है वह आपको मिस्र की सभ्यता है, तरीके तो बहुत दूर। हाँ, विश्व की पहली सभ्यता जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास इराक में, यहां पर अपना देश भारत है, अपना देश भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, यहां पर इराक है, इराक। इस इराक में ही विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था, और मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास इराक में दजला और फरात नदी के तट पर हुआ था। दजला और फरात नदी के तट पर हुआ था। वहीं विश्व की जो दूसरी सभ्यता है वह मिस्र की सभ्यता है, और मिस्र की सभ्यता का विकास इजिप्ट या मिस्र में
मिस्र को ही इजिप्ट भी कहा जाता है या इजिप्ट को ही मिस्र भी कहा जाता है। जैसे भारत को इंडिया, इंडिया को भारत, भारत को हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को भारत, भारत को आर्यावर्त, आर्यावर्त को भारत, भारत को जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप को भारत। वही बात है, मिस्र को इजिप्ट या इजिप्ट को मिस्र भी कहा जाता है। इजिप्ट या मिस्र से होकर इजिप्ट या मिस्र से होकर नील नदी गुजरती है, नील नदी। और जो नील नदी है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी प्रकार से जो है आपको विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, नील नदी है। और नील नदी अफ्रीका में एक विक्टोरिया झील है, अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती हुई सूडान में बहती हुई, मिस्र में बहती हुई अपना जल जाकर के भूमध्य सागर में गिराती है, भूमध्य सागर में गिराती है। और इसी नील नदी के तट पर मिस्र के भीतर एक सभ्यता का विकास हुआ जिसे मिस्र की सभ्यता कहा जाता है, जिसे मिस्र की सभ्यता कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता का विकास मिस्र में नील नदी के तट पर हुआ था, नील नदी के तट पर हुआ था। यह विश्व की दूसरी सभ्यता है। वहीं विश्व की जो तीसरी सभ्यता है वह हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, डायरेक्शन आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जानिए। यहां पर नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूरब, वेस्ट यानी पश्चिम। पश्चिम न्यूज समझते हैं, NEWS, न्यूज का फुल फॉर्म यही न होता है। हाँ, तो ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, दाहिना पूरब, बायां पश्चिम। तो ये भारत का उत्तरी भाग है, ये भारत का दक्षिणी भाग है, ये भारत का पूर्वी भाग है, ये भारत का पश्चिमी भाग है। आपसे कहेगा गुजरात महाराष्ट्र भारत के कौन भाग में है, आप कहिएगा पश्चिमी भाग में है। आपसे कहेगा बिहार बंगाल कौन भाग में है, तो पूर्वी भाग में है। केरल तमिलनाडु कौन भाग में है, दक्षिणी भाग में है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश पंजाब कौन भाग में है, उत्तरी भाग में। कौन भाग में है, उत्तरी भाग। अब यहां पर जो है अगर मान लिया जाए उत्तरी और पूरब, और इस बीच में आएगा तो बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और भारत का उत्तर पश्चिम अगर कहेंगे तो भारत का उत्तर पश्चिम किधर होगा, इधर होगा। भारत का उत्तर पश्चिम इधर होगा ना जी, इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम ये बीच वाले हिस्सा में होगा, समझ गए। फिर जो है इधर हो जाएगा आपको दक्षिण पश्चिम, और इधर हो जाएगा दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, समझ गए। एक बार फिर से इसको देखिएगा, ये उत्तर पूरब है, ये उत्तर पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम है, और ये दक्षिण पूरब है, दक्षिण पूरब है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग ये हो गया, यानी इस एरिया में जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। इस एरिया में जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। और ध्यान रहे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के तट पर हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वह सिंधु और उसकी सहायक नदी के तट पर हुआ है, सिंधु और उसकी सहायक नदी के तट पर हुआ है। तो सिंधु की सहायक नदी चेलम, चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी, सतलज, इन तमाम नदियों के तट पर हड़प्पा सभ्यता का विकास देखने को मिलता है। और ध्यान रहे कि हड़प्पा सभ्यता का विकास सिर्फ एक देश में नहीं है, बल्कि जो हड़प्पा सभ्यता का विकास है वह 3 देशों में देखने को मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता का विकास वर्तमान संदर्भ में जो 3 देशों में देखने को मिलता है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान।
भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और ध्यान रहे, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में टोटल 28 प्रांत है। क्या 28 प्रांत में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है? तो नहीं, भारत के 28 प्रांत में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार नहीं है, बल्कि भारत के जो 28 प्रांत और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग में जो है आपको सात कुल मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिला दीजिएगा तो 7 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। मानचित्र पर हम देख लेते हैं। अगर हम भारत के भीतर हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को देखें, यहां पर भी एक तरीका, एकदम दिमाग नाम का कोई चीजें नहीं, इस सबको समझे, तुम क्या बताएं। गौनुदास है सब, गौनुदास है। वो गौनुदास का कहानी जो हमारी माँ बचपन में सुनाया करती थी, समझ गए? मतलब जो है उसमें होता था क्या, गौनुदास था, भोदू, समझ गए? वो किसी के यहाँ नौकरी करता था, समझे? तो मालिक के यहाँ बकरी था, बकरी, समझ, बकरी जो है बच्चा को जन्म दिया। और बकरी जब बच्चा को जन्म दिया ना, गौनुदास दौड़े दौड़े आया, मालिक बकरी जो है कुछ बच्चा को जन्म दिया है, मेमना को जन्म दिया है, ठीक है? तो फिर पूछा कि वो क्या है, मतलब जेंडर में ही है या सी है, मेल है या फीमेल है? तो बोला मालिक हम ये तो देख भी नहीं किए। फिर दौड़ के गया बकरी को देखने के लिए कि मेल है कि फीमेल है। फिर देख करके आया तो बताया कि फलना है, ठीक है? उसके बाद बोला कलर क्या है? बोला मालिक हम ये तो देख भी नहीं किए। फिर से गया देखने के लिए, समझे? अब फिर कलर देख करके आया, समझे? तो यही बात है कि यानी ये लोग को कितनों समझाएंगे ना, तो ये लोग जो है यानी गोनुझा वाला बात है, यानी एक बार में सब चीज देख करके एक बार में सब चीज नहीं कर लेना है। अरे दूगो कोनो ई लगाने में पैसा लगता है, पैसा नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। एगो पैसों लगता, मैनेजमेंट का पैसों लगता, तब कम करके लगाता तो समझ में आता कि हाँ ये लगाने में तो पैसा लगता है। ये लगाने में तो कोई पैसा लगता नहीं है, समझ गए? चलिए, हाँ, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वर्तमान संदर्भ में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गिन लीजिए। महाराष्ट्र 1, गुजरात 2, राजस्थान 3, उत्तर प्रदेश 4, हरियाणा 5, पंजाब 6 और जम्मू कश्मीर 7। 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है, में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। जैसे आप भारत का भूगोल पढ़िएगा तो वहां पर जो है हम आपको भारत की चौहद्दी से अवगत करवाएंगे। भारत के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में श्रीलंका है, पूरब में म्यांमार है, पश्चिम में पाकिस्तान है, समझ गए? उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी से संबंधित प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी को देखें तो हड़प्पा सभ्यता का जो चौहद्दी है, हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांदा, उत्तर में मांदा तक फैला हुआ है और मांदा जम्मू कश्मीर में है, वर्तमान में भी जम्मू कश्मीर में ही है। और यह चिनाब नदी के तट पर है, चिनाब नदी के तट पर है। फिर इसके बाद दक्षिण में यह दायमाबाद तक फैला हुआ है और जो दायमाबाद है यह महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में जो दायमाबाद है यह गोदावरी या प्रवरा नदी के तट पर है, गोदावरी या प्रवरा नदी, गोदावरी या प्रवरा नदी के तट पर है। और हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है। और जो आलमगीरपुर है यह उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में यह हिंडन नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर है। इसके बाद पश्चिम में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुतका गेंदौर तक है, सुतका गेंदौर। और जो सुतका गेंदौर है, सुतका गेंदौर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है और यह दास्क नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर है। तो यह हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी है। हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांदा, दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंदौर तक जो है आपको फैला हुआ है। और कौन नदी के तट पर है यह भी बात हम आपको बताए हैं। साथ ही साथ यहां पर
जानकारी के लिए हम आपको एक बात बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति है वह आपको त्रिभुजाकार है और इसका जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और ध्यान दें, वर्तमान में जो पाकिस्तान है, भारत का विभाजन होकर के जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, उस पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 8 लाख समथिंग वर्ग किलोमीटर, 8 लाख समथिंग वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान का क्षेत्रफल है। और हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। मतलब हम क्या कह सकते हैं, आपको वर्तमान का जो पाकिस्तान है उससे भी बड़ा हड़प्पा सभ्यता हुआ करता था। वर्तमान का जो पाकिस्तान है उससे भी बड़ा हड़प्पा सभ्यता हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल हुआ करता था और क्षेत्रफल के आधार पर अपने समकालीन सभी सभ्यताओं में, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सब में बड़ी थी। और ध्यान रहे, मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यता के क्षेत्रफल को जब आप मर्ज भी कर देते ना, दोनों को मिला भी देते ना, तो फिर भी हड़प्पा बड़ी थी। क्षेत्रफल के आधार पर हड़प्पा बड़ी थी, क्षेत्रफल के आधार पर हड़प्पा बड़ी सभ्यता रही है। और साथ ही साथ विकसित सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता जो है आपको रही है, इसको आपको याद रखना है। अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिए अब, और गंदा कॉपी आपको नहीं मिला, उसे भी गया गुजरा कॉपी खरीद लेते, आप ही को बोल रहे हैं। बताइए, जब आप कॉपी बढ़िया नहीं रखते हैं तो आप क्या पढ़िएगा, हमको ये बात बताइए ना। रफ कॉपी है जीवन में, रफ कुछ होता है जी, सब चीज फेयर है जीवन में। रफ है, बहाना बना रहा, रफ है। लिखिए, हड़प्पा सभ्यता, लिखिएगा, विश्व की पहली सभ्यता, विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। पानी ठीक है जी? हाँ, अभी आया है कि 2 दिन पहले का है? पहले का है। बताइए, पानियों तक नहीं देता है गोनू झा सब। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसका विकास इराक में, इसका विकास इराक में दजला और फरात नदी, दजला, दजला बोर्ड पे लिखा हुआ, दजला, दजला, दजला और फरात नदी, दजला और फरात नदी के तट पर, दजला और फरात नदी के तट पर हुआ था। इस सभ्यता को, कॉपी वॉपी बढ़िया खरीदिए हीरो। लड़की देखने जाइएगा तो कहिएगा हमको गोरिये चाहिए और कॉपी काला होना चाहिए। जीवन में कभी कुछ कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। कॉपी बढ़िया रखिए। चलिए लिखिए, इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम लेखन कला का विकास, लिखने की कला, सर्वप्रथम लेखन कला का विकास, लेखन कला का विकास इसी सभ्यता में, सर्वप्रथम लेखन कला का विकास इसी सभ्यता में, लेखन कला का विकास इसी सभ्यता में हुआ था। सर्वप्रथम लेखन कला का विकास इसी सभ्यता में हुआ था, इसी सभ्यता में हुआ था, हुआ था।
विश्व की दूसरी सभ्यता, अगला पॉइंट, विश्व की दूसरी सभ्यता, विश्व की दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है। इसका विकास इजिप्ट में, इजिप्ट में इसका विकास इजिप्ट में, बोर्ड पे लिख रहे हैं इजिप्ट में इसका विकास इजिप्ट में नील नदी के तट पर, नील नदी के तट पर हुआ है। नील नदी के तट पर हुआ है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन कहा जाता है। देन 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 कहा जाता है। अगला पॉइंट, विश्व की तीसरी परंतु विश्व की तीसरी परंतु सबसे बड़ी और सबसे विकसित सभ्यता। विश्व की तीसरी परंतु सबसे बड़ी और सबसे विकसित सभ्यता। विश्व की तीसरी परंतु सबसे बड़ी और सबसे विकसित सभ्यता। सबसे बड़ी और सबसे विकसित सभ्यता। सबसे बड़ी और सबसे विकसित सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता है। इसका विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर हुआ है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर हुआ है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर हुआ है। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। यह वर्तमान में विश्व के 3 देश, यह वर्तमान में विश्व के 3 देश, यह वर्तमान में विश्व के 3 देश भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, यह वर्तमान में विश्व के 3 देश भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी।
फैली हुई थी। इसकी आकृति उसी में, इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। यह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। यह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। यह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अगला पॉइंट, वर्तमान के भारत के वर्तमान के भारत के 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में, 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में, 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्र शासित प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, जो निम्न है। जो निम्न है। 1 नंबर में जम्मू कश्मीर, 2 नंबर में पंजाब, 3 नंबर में हरियाणा, 4 नंबर में उत्तर प्रदेश, 5 नंबर में राजस्थान, 6 नंबर में गुजरात, 7 नंबर में महाराष्ट्र। अब नीचे से हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी, हेडिंग मार लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी। हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी, लिखिए। इसका विस्तार उत्तर में, जम्मू कश्मीर के मांदा तक, इसका विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा तक है। मांदा चिनाब नदी के तट पर है। मांदा चिनाब नदी के तट पर है। इसका विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा तक है। इसका विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा तक है। फुल स्टॉप। उसी में मांदा चिनाब नदी पर स्थित है। मांदा चिनाब नदी पर स्थित है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। दक्षिण में इसका विस्तार, महाराष्ट्र के देमाबाद तक, दक्षिण में इसका विस्तार महाराष्ट्र के देमाबाद तक, दक्षिण में इसका विस्तार महाराष्ट्र के देमाबाद तक, है।
यह शहर गोदावरी या प्रवरा नदी के तट पर है। यह शहर गोदावरी या प्रवरा नदी के तट पर है। यह शहर गोदावरी या प्रवरा नदी के तट पर है। गोदावरी या प्रवरा नदी के तट पर है, फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। इसका विस्तार पूरब में, इसका विस्तार पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। इसका विस्तार पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। इसका विस्तार पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर तक देखने को मिलता है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में, इसका विस्तार पश्चिम में, इसका विस्तार पश्चिम में सुतका गेंडोर, एक मिनट लिखे नहीं ना। इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर। इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर तक देखने को मिलता है। तक देखने को मिलता है। सुतका गेंडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है। सुतका गेंडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है। दास्क 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 यहां पे लिखा हुआ है। बकलोलवी जब बताते हैं लिखते हैं तो देखते ना है। आइए तो भाई जी लोग आ जाइए। आ गए? बोर्ड पे आइए। विश्व की पहली सभ्यता, हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कौन नदी के तट? दजला और इसे सुमेरियन की सभ्यता कहते हैं। लेखन कला का विकास सर्वप्रथम इस सभ्यता में हुआ। तो लेखन कला का विकास सर्वप्रथम कौन सभ्यता में? हाँ, मेसो। विश्व की दूसरी सभ्यता कौन नदी के तट पर? कौन नदी के तट पर? तीसरी सभ्यता, तीसरी हड़प्पा। तीसरी कौन नदी के तट पर? सिंधु और उसकी हड़प्पा सभ्यता भारत के कौन भाग में है? उत्तर पश्चिम। उत्तर। हड़प्पा सभ्यता भारत के कौन भूभाग में है? उत्तर। आकृति कैसी है इसकी? कैसी है? त्रिभुजा। क्षेत्रफल कितना है? 12,99,000। 12,99,000। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में भारत के कितने राज्य, कितने केंद्र शासित? कितना? 7 न। पहला जम्मू, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कहां तक फैला? उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। एक बार फिर से, हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कहां तक? दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। मांडा कौन नदी के तट पर? मांडा कहां है? कहां है? कहां है? दायमाबाद कहां है? कहां है? कौन नदी के तट पर? आलमगीरपुर कहां है? कहां है? कौन नदी के तट पर? सुतका गेंडर कहां है? पाकिस्तान। कहां है? कौन नदी के तट पर? कौन नदी के तट पर? इसको जो है ना, जैसे मानचित्र में अभी हम डायरेक्शन बताए थे, ऐसे ऐसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। कुमार गुलशन अनुपम। उत्कर्ष सोलंकी जी आने का है, क्या है आने का है? एग्जाम देना होता है, ठीक है, एग्जाम एग्जाम एग्जाम। हॉस्टल में आने का प्रोसेस है, समझ गए? एगो हॉस्टल में आने का प्रोसेस है। एगो बिल्डिंग लिए हैं, उसमें हॉस्टल खोल रहे हैं, समझ गए? हॉस्टल खोल रहे हैं और हॉस्टल अभी चलन में नहीं है। लगभग आप मान करके चलिए 1 फरवरी से हॉस्टल स्टार्ट होगा। हॉस्टल स्टार्ट होने से 15 दिन पहले एक एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। जिनको भी हॉस्टल में शामिल होना है उस एग्जाम में भाग लीजिएगा, और जो टॉप 50 लड़का होंगे, टॉप 50 लड़का, उसको चूज करके हॉस्टल में रखेंगे, समझ गए? चूज करके उसको हॉस्टल में रखेंगे। आए फ्री में ना। देखिए उसमें जो है शर्त ये है, खाना पीना का पैसा लेंगे, रूम रेंट लेंगे, पढ़ाई फ्री में, पढ़ाई फ्री में। गौतम यादव आपके कहने से सब चीज हम टेलीग्राम पे डाल दे, हमको कुत्ता काटा है टेलीग्राम पे, बोल रहा है सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेलीग्राम पे डाल दीजिए। एकदम नहीं, पूरा हिस्ट्री का, वो भी करा पूरा हिस्ट्री का। हमको कुत्ता नहीं काटा है पागल वाला कि हम अपना संस्थान का मूल चीजें आपको दे दें। उतना अपेक्षा हमसे मत रखिए, समझ गए? जितना जरूरत है उतना हम अपने दे देते हैं। मेरा भी तो पापी पेट है, उसको चलाने के लिए हम सब चीज दे देंगे फ्री में तो हो गया, बर्बादे हम हो जाएंगे। पैसा कहां से कमाएंगे हम? कटअप बहुत जाता है राहुल लाल, उसमें 100 क्वेश्चन में कटअप जाता है 80, 85, 90, समझ गए? आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़िएगा तो आपको पूरा मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हम नहीं डालने वाले। और सब मजा में है। बीपीएससी पैटर्न अब अगले क्लास में, टाइम हो गया है, अगले क्लास में पूछ लीजिएगा, पैटर्न बता देंगे। उसमें है कि कोई बहुत बड़ा चेंजिंग ना है, 2 गो है। एगो निगेटिव मार्किंग कर दिया 1/4 प्रीलिम्स में, और दूसरा मेंस में जो है बदलाव किया है, ऑप्शनल को हटा दिया है, ऑप्शनल को जो है 30% पासिंग बना दिया है, समझ गए? तो यही है, आगे हम बता देंगे, अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे। ऐसे ऐड किया है, हाँ 2-3 बदलाव है। अरे गुरुजी लोग, अरे गुरुजी लोग, अरे गुरुजी लोग, बैठिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। लड़की लोग निकलिए, तो दीदी जी लोग निकलिए, दीदी जी लोग को जाने दीजिए। अरे हटिए, 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 अरे लड़का सब हटिए, साइड होइए। हम देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, कौन इधर उधर कर रहे हैं। जाने दीजिए लड़की को, लड़की को जाने दीजिए, जगह खाली कीजिए, लड़की को जाने दीजिए। है बिहार पुलिस सब नहीं पढ़ाते हैं, बट अगले क्लास में। हाँ यहाँ पे आके दीजिएगा तो पैसा लगेगा ना, 200 रुपया पर मंथ, ऑनलाइन 150 रुपया पर मंथ, और टेलीग्राम पे फ्री। टेलीग्राम पे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन फ्री में मिलेगा। लिखा हुआ हैंड रिटन। हाँ पर डे के हिसाब से, बात पर डे के हिसाब से। निकलिए लड़की लोग।
ए छोटकी ए पढ़ती